एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है साथियों। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम, और प्राइम टाइम में आज हम रविवार को पर्सपेक्टिव्स खास हमारे कार्यक्रम में मिल रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम आज के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में आपको पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ। सरकार ने जो 3 बिल लाए थे, बाद में पहले तो अध्यादेश के रूप में उसके ऊपर लाया था, फिर बाद में बिल ला करके उसे कानून का एक रूप दिया। और इन 3 कानूनों के खिलाफ में पिछले 53 दिन हो गए हैं किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। सभी जो बॉर्डर हैं दिल्ली में अंदर जाने के लिए जितने भी रास्ते हैं, उन सभी रास्तों पर किसान वहां पर बैठे हुए हैं। लगातार 53 दिन हो गए हैं। और आपको बता दें कि 10 बैठकें हुई, 10 मीटिंगें हुई सरकार के साथ, लेकिन सरकार इस कानून को पीछे लेने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि सरकार की कोशिश ये है कि वो किसानों को ये मनाने के पीछे लगी है कि किसान कानून को पीछे लेने के बजाय कुछ दूसरा रास्ता बताएं, उसमें सुधार बताएं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और इसी बीच आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और एक कमेटी बना करके उसके साथ बातचीत करने की पेशकश हुई है। और सारी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्यों हस्तक्षेप किया और क्या ये सही है, क्योंकि किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं इस कमेटी का। और किसान संगठन के नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये जो कमेटी बनी या सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप किया, क्योंकि हमारी जो बात है सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगी, कार्यपालिका के साथ होगी, अर्थात सरकार के साथ होगी। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज के पर्सपेक्टिव में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे जो हमें मार्गदर्शन करते हैं हमेशा, डॉक्टर के.एस. चौहान सर, इनके साथ आप प्रख्यात अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं। विषय के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों, ये जो वीडियो अभी चल रहा है यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर हम इसको लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जो साथी अभी हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के लिंक को आप सर्वप्रथम अपनी खुद की टाइमलाइन अर्थात अकाउंट पर इसको शेयर कीजिए, ताकि अगर आपको फेसबुक पर फॉलो करते हैं आपके साथी, आपके मित्र, तो वो भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाए। अगर आप फेसबुक पर विभिन्न ग्रुप में हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे जो आपका फेसबुक के नीचे जो वीडियो शेयर का ऑप्शन है, वहां पर आप इसको क्लिक कीजिए और फिर वहां से आप इसको अपने विभिन्न ग्रुप में भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि विभिन्न ग्रुप के भी लोग इसके साथ जुड़ जाएं। यूट्यूब के भी साथी कृपया इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। और एक छोटी सी अपील आपको हम करना चाहेंगे। अपील ये है कि आपको पता है कि पिछले लगातार 2017 से हम यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी फेसबुक, यूट्यूब और जितना भी सोशल मीडिया है, वहां पर हम विभिन्न भाषाओं में आपके सामने कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, जिसमें खबरें हैं, चर्चा सत्र हैं, जागृति कार्यक्रम है, विभिन्न विषयों पर हम खास एपिसोड लाइव कर रहे हैं। और ये केवल हिंदी में नहीं, तो मराठी, पंजाबी, तेलुगु, गुजराती, बंगाली और उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली, इन भाषाओं में हम लगातार लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इन सब कार्यक्रमों को चलाने के लिए और भी बहुत सारी हमारे साथी हैं, जिला स्तर पर हम नेटवर्क हमारा खड़ा कर रहे हैं। तो ये सारे काम करने के लिए आपसे छोटे से आर्थिक दान की, आर्थिक डोनेशन की हमें आवश्यकता है। आपकी इच्छा के अनुसार जो भी आप डोनेशन हमें देना चाहते हैं, जो भी छोटा बड़ा डोनेशन हो, भले ही वो 10 रुपए हो, 20 रुपए, 50, 500, आप कृपया एक फॉर्म हमारे फेसबुक के पेज पर है, वो फॉर्म आप भरिएगा। उसमें आपका नाम, आपका राज्य और जिला और आपका मोबाइल व्हाट्सएप नंबर और जो भी राशि आप देना चाहते हैं उसका आप क्लिक करके एक फॉर्म हम इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको उपलब्ध कराएंगे। वो फॉर्म के माध्यम से आप हमारे साथ संपर्क कीजिएगा। अगर आपने फेसबुक पर हमें लाइक और फॉलो नहीं किया है तो कृपया कीजिए, और यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। बहुत बहुत आपका स्वागत पुनः एक बार सभी साथियों का जो अभी जुड़े हुए हैं, उनसे पुनः एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा फेसबुक के साथियों को इस वीडियो के लिंक को अपनी टाइमलाइन पर शेयर कीजिए और विभिन्न ग्रुप में भी शेयर कीजिए। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका विषय मैं बताना चाहता हूँ, कृषि संबंधित विवादित कानून, किसान आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। ये 3 मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा जो जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं,
हमारे अतिथि डॉक्टर के एस चौहान, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से, और आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से। तो साथियों, हम चर्चा को शुरुआत करेंगे। मैं हमारे जो आज के अतिथि वक्तागण हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जय भीम जय भारत। जी, नए साल की अनेक मंगल कामनाएं आपको। आपको भी, और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी, और किसान भाइयों को भी नए साल की मंगल कामनाएं। और मैं समझता हूं कि आपने ये जो टॉपिक आज का चुना है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये जो पूरा पर्सपेक्टिव है इसको अगर हम लीगल नजरिए से देखें, क्योंकि सामाजिक नजरिया एक अलग है, लीगल नजरिया अलग है, और एक आम आदमी जैसे सोचता है उसका नजरिया अलग है। जी सर, आज के ज्यादातर जो लोग हैं जो सामाजिक नजरिए से देखते हैं वो ये समझते हैं कि किसानों का आंदोलन बहुत ही एक अच्छा आंदोलन है। जो डेमोक्रेसी हमारे देश में खत्म होने की कगार पे थी, आज उस डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए किसानों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। लेकिन जो ये सरकार से जो सपोर्टेड मीडिया है वो इस पूरे आंदोलन को एक जाति या उपजाति का आंदोलन बनाने में लगा हुआ है। और जो मैं समझता हूँ, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, और दोनों तीनों जगह जहां जाके हमने उसको देखा है, तो वो केवल एक जाति के नहीं, एक प्रदेश के नहीं, और 2-3 प्रदेशों के नहीं, उसमें सब जगह के लोग शामिल हैं। लेकिन क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही हैं, तो इसलिए लार्ज स्केल नंबर में बाहर से दूसरी जगह से जो किसान हैं वो उतने बड़े पैमाने पे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं किसानों को इसका मुबारकबाद देता हूं कि किसानों ने हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप किया। क्योंकि अगर कोई भी डेमोक्रेसी है तो वो वाइब्रेंट तभी हो सकती है जब उसमें डिस्कशन हो। आज हम देख रहे हैं ये सरकार जब से आई है तो वो कोई प्रेस जो ब्रीफिंग होती है, मतलब वो ब्रीफिंग तो करते हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है जिसमें सवाल पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो नहीं करते हैं। इसलिए ये किसान जो हमारे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं उनके इस प्रयास के लिए। अब मैं लीगल पहलू पे अगर मैं आऊं, जी सर, चर्चा को शुरू करने से पहले आपसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम चर्चा के अंतिम में हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी कुछ सवाल, उनके अगर इस आंदोलन के संदर्भ में कोई सवाल है तो वो भी चर्चा के अंतिम में हम लेना चाहेंगे, ताकि लाइव एक चर्चा हो। और आज के जो विषय हैं उसमें आपसे हम 3 मुद्दे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये विवादित कानून क्यों विवादित बनी हुई है, क्यों, क्या ऐसा कानून में है जिसके कारण ये विवाद निर्माण हुआ है। और किसान जो 53 दिन हो गए लगातार इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और लाखों की संख्या में वहां पर है, तो ये कितना सरकार उनके तरफ ध्यान नहीं दे रही, उसके बारे में भी हम जानेंगे आपसे। और तीसरा है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में हस्तक्षेप किया। ये 3 मुद्दे के ऊपर आपसे हम आज के इस पर्सपेक्टिव में आपसे दृष्टिकोण लेंगे। जी, अगर पहला दृष्टिकोण में देखूं तो वो इंटीग्रल है, वो सारे इश्यूज में इंटीग्रेट होंगे। पहला इशू अगर आप ये देखें कि आज जो कोर्ट है, कोर्ट जो काम कर रही है, कोर्ट के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आम आदमी लगा रहा है। ऐसी व्यवस्था क्या है कि जिसमें ये किसान है, जो इनका आंदोलन है, वो क्यों ऐसा होना पड़ा? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कोर्ट में जब कोई लीगल इशू कोर्ट के सामने आता है तो वो लीगल इशू कोर्ट उसको डिसाइड करने में के काबिल अपने आप को नहीं समझ रही है। जितने इश्यूज हैं जो इस सरकार के दौरान में आए, जैसे इकोनॉमिक रिजर्वेशन का इशू अगर आप देखें, इकोनॉमिक रिजर्वेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये मानता है कि यहाँ सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पे, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है।
और इन्होंने जो नया अमेंडमेंट किया, उस नए अमेंडमेंट के तहत इन्होंने उसका आधार इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन बना दिया है। तो दोनों जो चीजें हैं वो बहुत ही मत भिन्नता वाली चीजें हैं। और अगर आप देखेंगे असल जिंदगी में, तो ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमिकली वीक लोग हैं या इकोनॉमिकली मान लो वो डिप्राइव्ड लोग भी हैं, उनके खिलाफ उस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जैसी उनके साथ है दूसरे जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस वाले जो लोग हैं। अब इसको हम फार्मर्स के नजरिए से देखें, जो कृषि के बारे में दो कानून बने और तीसरा कानून जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें चेंज किया गया। तो ये जो तीनों कानून हैं, इन तीनों कानूनों का अगर आधार देखें, तो अगर आप लैंड है, लैंड के बारे में लेजिस्लेट करने का जो राइट है वो स्टेट असेंबली को है। और अगर लिस्ट 7 का एंट्री शेड्यूल 7 का लिस्ट 2 में ये स्टेट का प्रेरोगेटिव है एंट्री 14 और एंट्री 18 में लैंड और एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये जो कानून प्राइमा फेसी जो डील कर रहे हैं, ये कम से कम इसेंशियल कमोडिटीज का हम अगर अलग भी कर दें, तो जो दो कानून हैं जो फार्मर्स के बारे में उन्होंने बनाए, ये दोनों कानून या तो लैंड के बारे में है या एग्रीकल्चर के बारे में है। तो ये जो दोनों कानून हैं, इनके बारे में कम से कम मैं एक कानूनी जो भी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से ये मानता हूं कि इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट मीन पार्लियामेंट को इसके बारे में कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने कानून बनाए, ये कोई अजीब चीज नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो कांग्रेस पार्टी भी ये जो है कानून बनाना चाहती थी। और अभी उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, उन्होंने कहा ये कि हम इसको बनाना चाहते थे और ये हमारे मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन अब लोग इसके खिलाफ हैं तो हम इसके खिलाफ हैं। अब ये अगर भूमिका अगर हम देखें, तो ये कांग्रेस भी इनसे इन कानूनों को क्यों बनाना चाहती थी और बीजेपी ने भी ये कानून क्यों बनाए, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके तहत जो चुनाव के पीरियड में जो ये प्राइवेट एंटिटीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, इन्होंने बीजेपी या कांग्रेस को ये पैसा देते हैं। जब ये पैसा देते हैं तो जब ये पावर में आते हैं तो वो उसके ऊपर लेजिस्लेशन बनाते हैं जैसा जैसा वो कहते हैं। और यही आधार है जिसकी वजह से उन्होंने ये कानून बनाए, केवल फार्मर्स का ही नहीं है। हालांकि वो जो लेबर के बारे में कानून है उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि पार्लियामेंट को उसकी पावर नहीं है, क्योंकि वो जो है मेनली कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, जो लिस्ट 3 है उसका पार्ट है। लेकिन लेबर के बारे में भी जो कानून बनाए वो किसानों से खतरनाक नहीं है। आज हम 2-3 दिन से इसमें हमारा जो मीडिया है या अखबार है उसमें पढ़ रहे हैं कि सरकार 12 घंटे काम लेना चाहती है सरकारी एम्प्लॉय से। ये जो कानून बने ये लेबर के लिए बने थे, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो ये समझता था कि ये हमारे बारे में नहीं है। लेकिन अब जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो हर आदमी का जो काम करने का तरीका है, जो उसकी फ्रीडम है, वो सब अफेक्ट होंगी। तो जो किसानों के बारे में जो कानून है, किसानों वाले जो कानून है, ये कानून मैं ऐसा समझता हूं प्राइमा फेसी ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो ना तो ये लिस्ट 1 के में उनकी पावर में है, ना ये लिस्ट 3 में उनकी पावर में है, कंकरेंट लिस्ट में। अगर दोनों में पावर में नहीं है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बारे में मतलब पार्लियामेंट उसके बारे में कानून बना सकती है, अगर वो लिस्ट 2 का पार्ट नहीं है। क्योंकि एंट्री 97 जो लिस्ट 1 है उसके एंट्री 97 के तहत रेजिडुअरी पावर जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन की होती है। लेकिन इसमें क्योंकि ये स्पेसिफिक जो दोनों एंट्री 14 और एंट्री 18 में ये दोनों इशू डील किए हुए हैं, तो जब ये दोनों इश्यूज एंट्री 14 और एंट्री 18 जो है लिस्ट 2 का उसमें अगर डील हुए हैं, तो इसमें रेजिडुअरी पावर के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में लेजिस्लेशन नहीं बना सकती, मतलब पार्लियामेंट उसके बारे में
कानून नहीं बना सकती। तो ये जो कानून है प्राइमा फेसी मैं ऐसा मानता हूं ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि ये कानून बनने के बाद किसान घबरा क्यों रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि किसान, जब हमारे देश में 4 सीनियर मोस्ट जज वो पब्लिक में आए, लेकिन आपने देखा होगा कि किसी भी मीडिया में, किसी भी सामाजिक संस्थान में उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। आफ्टर ऑल यहाँ का जो आदमी है वो चर्चा क्या कर रहा है? पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इसके ऊपर ही सारी उनकी चर्चा चलती है। मैं समझता हूं कि यहाँ की जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है वो यहाँ के लोग या तो उसको अंडरस्टैंड नहीं करते या उसको अंडरस्टैंड करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे संविधान में हिंदुस्तान नाम की कोई जगह नहीं है। लेकिन टीवी पे, रेडियो पे, जिस भी आप माध्यम से देखेंगे तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान ऐसे दिखता है, जबकि होना चाहिए भारत और पाकिस्तान, वैसी कोई चर्चा नहीं होती। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस इसके ऊपर आधारित है कि जो हमारे साथी हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो फार्मर्स हैं उनको हमें सहायता देनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर जमीन इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अगर उनके पास चली जाती है तो वो जमीन फार्मर्स जो है उसको वापस नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं, जमीन ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि जो सरकार के साथ पर्टिकुलरली लोग लगे हुए हैं और उनसे जब हम कोर्ट में या इधर उधर चर्चा करते हैं तो उनका विचार यार ऐसे कह रहे हैं, ये तो जमीन तो ऐसे जा नहीं सकती। लेकिन जो हकीकत है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज रिजर्वेशन प्रमोशन के बारे में पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1995 में हुआ था और लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ वो 2001 में हुआ। लेकिन उसके बावजूद वो संविधान में लिखे हुए प्रोविजन है, आज वो पूरे देश में लागू नहीं है और बार बार अलग अलग तरह से उसके बारे में चर्चा होती है, उसके बारे में दिखाया जाता है कि ये लागू नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, एक कानून का जानकार होने के नाते और सामाजिक कंडीशन का जानकार होने के नाते, कि ये रिजर्वेशन प्रमोशन केवल शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलनी चाहिए, ये बैकवर्ड क्लास को भी उतनी जरूरी है जितनी शेड्यूल ट्राइब को जरूरी है। क्योंकि ये जो पूरा व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था में बदलाव कैसे आएगा? ये जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के जो हमारे बच्चे हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट में है और वो ज्यादातर बैकवर्ड क्लास में वो लोग आते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोग भी फार्मर्स हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर ज्यादा नंबर है फार्मर्स का तो वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं। लेकिन जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन प्रमोशन का लाभ ही नहीं मिल रहा, तो ये लाभ उनको मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार को संविधान में बदलाव करना चाहिए था। अगर सरकार बदलाव ना भी करे तो रिजर्वेशन प्रमोशन का इशू जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ तब तक बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन प्रमोशन की सुविधा का फायदा मिलता था। चाहे वो रिजर्वेशन उस समय 2%, 3% या 5% अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग परसेंटेज होती थी, लेकिन वो 5% रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन प्रमोशन मिलती थी। आज वो मंडल कमीशन लागू होने की वजह से बंद हो गई, जिसका मैं कोई कारण नहीं समझता हूं, क्योंकि ना तो शेड्यूल कास्ट हायर रंग में अवेलेबल है, ना शेड्यूल ट्राइब हायर रंग में अवेलेबल है, ना बैकवर्ड क्लास हायर रंग में अवेलेबल है, ना उनसे जो धर्म परिवर्तित लोग हैं वो भी हायर रंग में, हायर जो हायरार्की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये जो सारा सिस्टम है, अगर संविधान में प्रोविजन होने के बाद उससे कोर्ट जो है हम उसका अधिकार नहीं ले पा रहे हैं, और अगर लास्ट अमेंडमेंट को भी देखें तो 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, और अगर फर्स्ट अमेंडमेंट को देखें तो 25 साल हो गए हैं। तो जो फार्मर जो है उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो कोर्ट से अपने अधिकार ले पाएंगे। ये मैं वकील हूं, मैं समझता हूं कि कोर्ट में किस तरह से न्यायपालिका काम करती है, क्योंकि कोर्ट में जैसी क्लासिफिकेशन उन्होंने डेवलप की हुई है, एक इंस्टीट्यूशन होता है सीनियर एडवोकेट, वो जो सीनियर एडवोकेट है
उसकी नॉलेज का कोई टेस्ट नहीं होता, उसका कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे ये डिटरमाइन किया जा सके कि इसको इतनी नॉलेज है। लेकिन वो मन मर्जी से अपने हिसाब के लोगों को उसमें करते हैं और बाकी लोगों को सुनने का वो सुनते ही नहीं है। तो ये ऐसी जो व्यवस्था है, किसान अगर कोई मजदूर किसान, जो गरीब किसान अगर किसी वकील को एंगेज करेगा तो वो लाखों रुपए फीस नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो सीनियर वाले जो लोग हैं वो एक दिन में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया फीस लेते हैं। तो उतने का तो उसका खेत ही नहीं होता है। तो वो आदमी जो 5,000, 7,000, 10,000 रुपए दे सकता है, वो आदमी कोर्ट के माध्यम से नीचे सब जज की कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लड़ सकता। ये तो एक एक उसका माध्यम है। दूसरा, इसको जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके अंडर रखा गया है। ये आप रिट में तो जा सकते हैं, लेकिन नीचे जो सब जज की कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, और उसमें आप नहीं जा सकते। जो ज्यादा अच्छी न्याय प्रणाली या न्याय का तरीका है, मुझे लगता है नीचे की कोर्टों में अभी भी गरीब आदमी लड़ने की हिम्मत जुटा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का ये न्यायपालिका में जैसी व्यवस्था कायम हो गई है, उससे कोई आम आदमी लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप कितने भी नॉलेजेबल हो, आपके पास कितनी भी डिग्री हो, लेकिन वो जो सीनियर का जो डेजिग्नेशन है, उसके सिस्टम में जब आप रिकॉग्नाइज होते हैं तभी वो आपको सुनते हैं। अदरवाइज वो आपका वो उस तरह का कोई आपको मौका नहीं देते, और वो केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे हम लोग उतना लंबा आर्ग्यू नहीं कर पाते, केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे हम अपीयर होते हैं। ऐसा इन जनरल हम देखते हैं। तो जो किसान है, किसानों की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और मैं ऐसा मानता हूं कि किसानों का जो भी ये आंदोलन है, ये न्यायोचित आंदोलन है। और सरकार जो इसमें अपना जो भी डिस्कशन करके इसका समझौता नहीं हो पा रहा, क्योंकि सरकार इनको रिपील नहीं करना चाहती। सरकार क्यों रिपील नहीं करना चाहती? क्योंकि सरकार ने जो वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनसे पैसा लेके चुनाव लड़ा है। जब उनसे पैसा लेके चुनाव लड़ा है, तो उनको एश्योरेंस दिया है। इसी वजह से उन्होंने कोरोना के पीरियड में, चाहे ये आपका ये कृषि कानून है, चाहे मजदूरों के कानून है, वो सब कोरोना के पीरियड में उन्होंने बनाए। और हमारे यहाँ किसी भी डेमोक्रेसी में मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो भी विचार हो, पर हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए या भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए या किसी पर्टिकुलर जाति से मुक्त भारत होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसका वो दिया, और ना पिछली बार कोई ओपोजिशन पार्टी थी, ना आज की डेट में कोई ओपोजिशन पार्टी है। जो ओपोजिशन है वो केवल नाम के लिए है, वो केवल दिखावा करने के लिए ओपोजिशन कर रहे हैं। किसी भी इशू के ऊपर वो जो उनका रोल है, चुन के जाने के बाद वहां जो इशू उठाने का, वो ऐसा कोई रोल परफॉर्म नहीं करते। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दिसंबर नवंबर में जो पार्लियामेंट का सेशन होता था, विंटर सेशन का, वो नहीं हुआ। ये कोरोना कोई बहाना नहीं है। कोरोना अगर इतनी बड़ी चीज है, तो आप लाखों की मीटिंग बंगाल में कैसे कर लेते हैं? आप हजारों की मीटिंग बिहार में कैसे कर लेते हैं? और तेजस्वी ने तो लाखों लाखों की मीटिंग की बिहार में, लेकिन फिर भी कोरोना आड़े नहीं आया। कोरोना केवल अधिकार डिनाई करने के लिए, अधिकार से वंचित करने के लिए कोरोना यूज नहीं किया जा सकता। मैं ऐसा मानता हूं, मेरी ऐसी सोच है कि कोरोना ये कोई विशिष्ट बीमारी नहीं है। ये जो एग्जिस्टिंग खांसी जुकाम है, उसकी एक किस्म है। इसलिए इससे डरा के हमारे लोगों को केवल डराया जा रहा है, और किसान, मजदूर और जो दूसरे वंचित तबके हैं, उनके अधिकारों को का हनन किया जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे जो न्याय प्रणाली है, उस न्याय प्रणाली में भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से, एक ही तरह के लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होने की वजह से, वो कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं कर पाते। जैसे 4 जजेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद मैं देखता था वकीलों से चर्चा भी करते थे, कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। सीनियर मोस्ट जज, ऐसा नहीं है कि एक 1 नंबर का जज था, एक 10 नंबर का था, एक 17 का था, एक 31 का था, ऐसा जज नहीं था।
पहले 4 जज, चीफ जस्टिस के बाद पहले 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर इस देश के जो सोशल सिस्टम में काम करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ का जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया जो भी आप कहेंगे, उसने जो भावना जो बनाई हमारे लोगों की, उन्होंने ये पर दर्शाया कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोर्ट को जिस बड़े पैमाने पे उसको उसका जो अधिकार है उसको काफी रिस्ट्रिक्ट किया, जिसकी वजह से जैसे राम मंदिर का जजमेंट है, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि हमारी न्यायपालिका कोई भी जजमेंट दे सकती है। ये जो इस तरह की व्यवस्था जो होती है, इसमें हमें कानून के नजरिए से या संविधान की लिमिटेशन के तहत हमें उसके ऊपर जजमेंट देना चाहिए, या हमारी न्यायपालिका को उसके ऊपर जजमेंट देना चाहिए। हम देखते हैं कि जो रिजर्वेशन का एस्पेक्ट है, में रिजर्वेशन के केस हम बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं उसका ज्यादा अच्छे से आपको उदाहरण दे सकता हूं कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने के बावजूद और कहीं पे भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का प्रतिनिधित्व तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जब डाटा अवेलेबल होता है तो वो डाटा को देखते नहीं है, जब डाटा अवेलेबल नहीं होता तो वो कहते डाटा है नहीं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को लागू करने के लिए, इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक हम अपने लोगों को ये एजुकेट नहीं करेंगे, हमारे लोग इस चीज को नहीं समझेंगे कि हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो किस तरह काम कर सकती हैं, वो किस तरह हमारे लोगों को एजुकेट कर सकती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में सामाजिक संस्थाओं का बहुत बड़ा महत्व है। अगर सामाजिक संस्थाएं डेमोक्रेसी में इतने अच्छे से काम करेंगी तो हर आदमी को एजुकेट कर पाएंगी, उनके राइट्स कैसे मिल सकते हैं, उनके राइट्स को लेने के सिस्टम में कैसे सुधार हो सकता है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ केवल धर्म की चर्चा होती है। हमारा संविधान कहता है कि वैज्ञानिक सोच डेवलप करो, लेकिन यहाँ अंधविश्वास डेवलप करने के लिए काम होता है। एक मंदिर बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया चल रही है, जबकि मैं ऐसा समझता हूं कि मंदिर के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप प्राइवेटली आप अपना जो भी करिए, लेकिन सरकार जो है उसमें भागीदार नहीं हो सकती। जो भी उस रिलीजन को जानने वाले हैं, उसको अंडरस्टैंड करने वाले, उसके विचार को मानने वाले, वो मंदिर बनाए, उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज मेरे लिए नहीं है। लेकिन सरकार उसमें उतनी भूमिका नहीं निभा सकती, जो सरकार निभा रही है वो गलत है। तो ये फार्मर्स का जो आंदोलन है, फार्मर्स के आंदोलन को अगर हम धरातल पे देखते हैं तो ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत जो हमारे जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो फार्मर्स यूनियंस है वो बहुत अच्छे से इस आंदोलन को चला रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये आंदोलन बहुत ही न्यायोचित है, क्योंकि अगर ये कानून प्रभावी ढंग से लागू हो जाते हैं तो फार्मर्स जो एक एक फार्मर जो है, जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, वो इन प्राइवेट कंपनियों से नहीं लड़ पाएगा। और अगर वो नहीं लड़ पाएगा तो उसकी सुरक्षा में कोई भी नहीं आएगा। दूसरा पहलू उसका ये भी है कि ये जो व्यवस्था लाना चाहते हैं, ये दूसरे देशों में जैसा टीवी वगैरह पे हम देखते हैं, जिसका लिटरेचर वैसे भी अवेलेबल है, कनाडा में और अमेरिका में ये इस तरह का सिस्टम उन्होंने लागू किया, तो वहां फार्मर्स की कंडीशन खराब हुई है। और वहां जो फार्मर्स हैं उनको सरकार हमारी जो सब्सिडी दे रहे हैं उससे सैकड़ों गुना ज्यादा सब्सिडी दे रही है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे लॉकडाउन हुआ तो उसमें अमेरिका में कोई किसी आदमी से मेरी बात हुई, उसने कहा मुझे $40,000 कंपनसेशन मिला। ये लॉकडाउन वहां नहीं हुआ, जबकि वहां तो रिस्ट्रिक्शन ही लागू हुई। ऐसा पूरा जैसे हमारे यहाँ जैसा लॉकडाउन है, ऐसा लॉकडाउन वहां लागू नहीं हुआ, कुछ रिस्ट्रिक्शन लागू हुई। तो इतनी रिस्ट्रिक्शन की वजह से उनको एक एक आदमी को अगर इतना पैसा मिला होगा, जबकि हमारे यहाँ तो खाने को रोटी भी नहीं मिली। जो बेचारे मजदूर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अपने घर वापस लौट रहे थे, उसको सामाजिक संस्थाओं ने और एम्प्लॉइज यूनियन ने, उन्होंने बेचारों ने खाना खिलाया। सरकार ने उनके लिए वो भी व्यवस्था नहीं की। तो
हमारी जो व्यवस्था है, हमारे जो लोगों की कंडीशन है और उनकी कंडीशन है, उन दोनों में कोई भी कंपैरिजन नहीं कहा जा सकता, कोई भी उन दोनों का तुलना नहीं की जा सकती। तो ये जो हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में अगर फार्मर्स के जो अधिकार हैं, उनको हम चाहते हैं कि फार्मर्स की कंडीशन इंप्रूव हो। ऐसा नहीं कि हम फार्मर्स की कंडीशन को इंप्रूव नहीं करना चाहते, लेकिन उसको इंप्रूव करने के लिए उनसे बराबर बातचीत करके कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है, या कोऑपरेटिव सिस्टम लागू होना चाहिए, ताकि वो कोऑपरेटिव संस्थाएं जो होंगी वो उन फार्मर्स की संस्थाएं होंगी। अगर उसमें कोई पैसा उन्होंने लेना है तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं और दूसरी सुविधाएं दी जा सकती हैं। अगर प्राइवेट कंपनियों से भी उनको कुछ लेना है, तो जब वो एक कारपोरेट एंटिटी हो जाएगा, एक कोऑपरेटिव एंटिटी हो जाएगा, तो वो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, तब वो शायद उनसे लड़ भी पाएगा। लेकिन ये जो जिस तरह से कानून उन्होंने बनाए, जिस तरह के अधिकार एक प्राइवेट एंटिटी को उन्होंने उस कानून में दिए, इसके तहत मैं ऐसा समझता हूं कि जो हमारे फार्मर्स हैं, उनकी कंडीशन जो है सुधरने वाली नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि पिछले 20-25 साल से कितने फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। क्यों सुसाइड कर रहे हैं फार्मर? क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इंप्रूव नहीं हो रही। अभी सरकार ने वो पराली जलाने के लिए 1 करोड़ रुपए डैमेज का कंडीशन रखा, उसका पेनल्टी जो रखा। तो 1 करोड़, इनको ये नहीं पता कि उस फार्मर के पास 1 करोड़ रुपए का कुछ होगा ही नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वो पराली जलाने की वजह से इतना धुआं नहीं है। जब 26 नवंबर को फार्मर्स ने दिल्ली आने का तय किया, तो हम देखते थे कि यहाँ ये जो गाजीपुर बॉर्डर के पास जो टीला है, जो डस्टबिन है, उसमें आग लग गई बहुत बड़े पैमाने पे और दिल्ली में बहुत ज्यादा धुआं फैल गया। तो ये इस तरह के स्रोत है धुएं के, इनसे भी धुआं होता होगा, वो केवल पराली का धुआं नहीं है। तो इसलिए ये जो पूरी व्यवस्था है, इसको बहुत बड़े पैमाने पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो केवल हमारे जो बेचारे किसान हैं, उनको ऐसा ब्लेम करते हैं, लेकिन किसान अगर पराली जलाता है तो क्यों जलाता है, ये भी आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर वो उस पराली में उसको कल्टीवेट करता है, तब उसको 5-6 गुना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा और उसको उतनी इनकम नहीं है। जब उसको उतनी इनकम नहीं है, तो वो आदमी जो उस पराली है उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है, और उसके पास कोई साधन नहीं है। इसलिए ये जो सरकार है, ये ऐसा कोई ना इन्वेस्टिगेशन करती है, ना उनकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करती है, लेकिन उसके बारे में कानून बना देती है बिना किसी चर्चा के। और जब वो फार्मर्स उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। चर्चा तो तभी होगी जब आप इन फार्मर्स के जो बिल हैं, ये इन तीनों को जब रिपील करेंगे, तब वो नए कानून बनाने के लिए आप उनसे चर्चा करिए। और फार्मर्स की यही कंडीशन है। तो फार्मर्स जो है, उनकी जो कंडीशन है, मैं ऐसा मानता हूं कि प्राइमा फेसी लीगल तरीके से उनका जो विचार है वो गलत नहीं है। और इसका जो विचार है, वो ऐसा क्यों बेचारे डर रहे हैं, क्यों ऐसा आंदोलन कर रहे हैं? वो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि अगर सेकंड फेज में हम पहुंच जाएंगे, जिसके तहत हमें एग्जीक्यूटिव में जाना पड़ेगा। जब हमारा कोई ग्रीवेंस होगा तो एग्जीक्यूटिव में हमें उसको चैलेंज करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूटिव में जो एसडीएम है, कलेक्टर है, वो ये जो प्राइवेट एंटिटी है, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो उस प्रिंसिपल को, अपने प्रिंसिपल को कायम करवाने के लिए वो कुछ जो भी उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी उनसे बातचीत करेंगे, तो उनका पक्ष वो मानेंगे, और जो किसान बेचारा गरीब आदमी है उसका पक्ष वो नहीं मानेंगे। इसलिए वो ऐसा समझते हैं कि ये जो सारा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम तभी तक वो काम कर पाएगा जब उनका एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, जब वो आपस में बातचीत करने की कैपेसिटी में होंगे। उसके बाद अगर मान लो एग्जीक्यूटिव में फेल हो जाता है उनका, और एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को किसानों के खिलाफ डिसीजन के लिए तैयार कर देती है, डिसीजन करवा देती है, तो वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में कितना पैसा लगता है, किस तरह के वकील हैं, उन वकीलों को कितनी नॉलेज है उसकी,
वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज हम वही काम कर रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनकी नॉलेज ज्यादा है, लेकिन वो लोग क्योंकि कोर्ट के सिस्टम में जिनका रिकॉग्निशन हो जाता है, वो ऐसे रिकॉग्नाइज्ड आदमी जो है, वो जो गरीब आदमी, जो गरीब किसान है, जो 5,000, 10,000, 15,000 दे सकता है, उसका केस उतना प्रभावी ढंग से भी नहीं लड़ेंगे और कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला हो जाएगा। उसके बाद उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा। इसलिए जो किसान जो लड़ रहा है, मैं ऐसा समझता हूं, किसान अपनी हारी हुई बाजी जो जिसको कहेंगे वो लड़ रहा है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वो बाजी हारी नहीं है, क्योंकि जब तक वो लड़ता रहेगा तो उसको अधिकार मिलने का चांस रहेगा। अगर वो इसको ऐसा समझेगा कि अब मुझे कुछ नहीं मिल सकता है, तो उसको अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए ये जो कानून है, ये कानूनी तौर पे मैं ऐसा मानता हूं कि संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान में ऐसी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी है। जो इसकी जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लेजिस्लेट करती है, तो ऐसा लेजिस्लेशन अगर कोई करती भी है तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन सेंटर का लेजिस्लेशन इस इन सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो है इनको स्टेट गवर्नमेंट की पावर में हमारी लेजिस्लेटिव स्कीम में दिया गया है। लेकिन हम ऐसे ऐसी भी व्यवस्था हमारे संविधान में है कि अगर कुछ स्टेट मिलके कहें कि इसके ऊपर आप कानून बना सकते हैं, दो या उससे ज्यादा स्टेट अगर मिलके कहते हैं कि कोई भी स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर को उसके ऊपर कानून बना सकता है, तो ऐसी व्यवस्था इसमें लागू नहीं हुई। किसी स्टेट ने इनको नहीं कहा कि ये कानून बनाए जा सकते हैं या ये कानून सेंटर को बनाने चाहिए। इसलिए वो जो विचार है उसको अभी चर्चा के लिए जी परिपक्व नहीं है, क्योंकि जब कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं हुई तो हम उसकी चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि लीगल तौर पे जो ये अधिकार है इसको बनाने का, वो स्टेट लेजिस्लेचर का है। और स्टेट लेजिस्लेचर के एरिया में अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर एनेक्ट करती है, तो ऐसा कानून जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ऐसा कानून अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि उन्होंने दूसरे के अधिकार क्षेत्र में का हनन किया है, और उसको रिपील करने में 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ सवाल भी हमारे पास आए हैं, उनसे भी हम आपके सामने समक्ष रखेंगे। लेकिन जो बातें, दो मुद्दे एक रह गया है जो हम जानना चाहते हैं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप किया इस मामले में, हालांकि वो उनके पास कोई दूसरा केस आया था कि इनको ये रास्ता जो है, रास्ते पर बैठे हुए इस प्रकार का कोई केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो उसमें उन्होंने जो दखलंदाजी दी सुप्रीम कोर्ट ने और एक कमेटी बिठाई, तो क्या ये आरोप लगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि उन्होंने कार्यपालिका का जो क्षेत्र है वो अपने दायरे में लेकर के सुमोटो ऐसा किया? तो क्या ये कानूनी इसमें या जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसमें ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट ये कानून के दायरे में खुद ही हस्तक्षेप कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी बात सही है। ये जो इशू था वो एग्जीक्यूटिव डोमेन में था, मतलब कार्यपालिका का क्षेत्र था। लेकिन क्योंकि कोर्ट के सामने अगर कोई मुकदमा आता है, तो कोर्ट को उस मुकदमे में ऐसा अधिकार है कि वो उसमें कुछ टिप्पणी भी कर सके, उसमें कुछ डिसाइड भी कर सके। लेकिन कोर्ट ने, जो मैं समझता हूँ जो कोर्ट से गलती हुई है, वो ये हुई कि उन फार्मर्स के कंसल्ट किए बगैर उस कमेटी का गठन किया। और ऐसी कमेटी में जब वो 2 घंटे बाद में ही जो भी एक्सपर्ट थे वो ये बता पाए कि ये फार्मर्स के ओपिनियन, फार्मर्स के अधिकारों के खिलाफ चारों आदमियों की ओपिनियन है, तो ऐसे आदमी चारों, मुझे लगता है नॉमिनेट करना कोर्ट के लिए गलत था। क्योंकि कोर्ट की भूमिका एक अंपायर की है। कोर्ट को इसके बारे में एडजुडिकेशन करना चाहिए। जैसा मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये जो कानून है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के या पार्लियामेंट के कार्य क्षेत्र में नहीं आते, तो ये कोर्ट का काम है। कोर्ट को उसको डिसाइड करना चाहिए। और उस केस को जो लोग कर रहे हैं,
क्योंकि ये ऐसे जो बड़े केस होते हैं ये किसी आम आदमी के पास नहीं आते। तो ये जो बड़े बड़े नाम होते हैं वकीलों के, उनके पास वो केस होते हैं। तो उन्होंने, मैं ऐसा समझता हूँ, दुष्यंत दवे साहब ने 2-3 बार उनका मैंने देखा है चर्चा, तो उन्होंने ये विचार रखा है कि भाई ये इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो कोर्ट को चाहिए था कि कोर्ट उन कानूनों की लीगलिटी को टेस्ट करके और उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता, या कोर्ट को अगर लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कानून, तो उनको वैलिड भी कह दे। कोर्ट कोर्ट के कहने जी से या ना कहने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जी वो कार्यपालिका या विधायिका उस पे जो भी डिसीजन करना है, अगर कोर्ट उनको लीगल कह देती है तब भी वो उनको रिपील कर सकती है। जैसे जी जो लेबर के बारे में जो कानून थे, वो सारे कानून कोर्ट में टेस्टेड थे, लेकिन वो सारे कानून उनको रिपील कर दिया गया। और महिलाओं को जो मैटरनिटी रिलीफ मिलती है उसके लिए जो एक्ट था उसको भी रिपील कर दिया गया है। तो महिलाओं को, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो महिलाएं काम करती हैं, उनको 6 महीने की छुट्टी मिलती है, चाइल्ड केयर की 2 साल की छुट्टी मिलती है। तो अगर मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविजन खत्म हो जाएगा तो ये जी वेलफेयर मीटर भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रेचुइटी मिलती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नौकरी में होते हैं वो रिटायर होते हैं तो 20 लाख रुपए सीलिंग है ग्रेचुइटी की। और इसी तरह प्रोविडेंट फंड मिलता है, तो वो तकरीबन 50-60 लाख रुपया जो सीनियर ऑफिसर है उनको इन 2-3 हेडों में मिलता है। लेकिन जब ये कानून रिपील हो गए हैं तो गवर्नमेंट को वो पैसा नहीं देना होगा। अभी शुरू में हम सोच रहे थे, या हमारे जी दूसरे साथी सोच रहे थे, कि ये जो कानून है ये मजदूरों के बारे में बने हैं। मजदूरों को 8 घंटे से 12 घंटे काम लेंगे, 13 घंटे लेंगे। लेकिन अभी 2-3 दिन से जो अखबार में आ रहा है कि 1 अप्रैल से जो ऑफिसर हैं, जो गवर्नमेंट के दफ्तर है, वो भी 12 घंटे काम करेंगे। तो हम्म, ये आप अंदाजा लगाइए कि जो मजदूरों के बारे में कानून थे, उससे जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं उनका भी अधिकार, उनके भी राइट, उनके भी प्रिविलेजेस अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये ऐसा सिंगल ट्रैक काम नहीं होता कि केवल मजदूर जी के लिए बनाया तो वो मजदूर को अफेक्ट करेगा। जो किसानों के कानून है वो आम आदमी को ज्यादा अफेक्ट करेंगे किसानों के कंपैरिजन में। किसान तो फिर भी कंपैरेटिवली आम आदमी, जो गरीब आदमी है, जो वंचित समाज का आदमी है, उससे बेटर प्लेस्ड है, तो वो लड़ भी पाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन वो जो लोग हैं, अगर आज मान लो आटा हमें 15 रुपए 20 रुपए किलो मिल रहा है, तो कल को आटा वो 70-80 रुपए किलो मिलेगा, 150 रुपए किलो भी मिलेगा। वो जी अगर वो रेगुलेशन खत्म हो जाएगा, रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद कितने पैसे में जो खाद्यान्न मिलेंगे आपको, और उसके हिसाब से दूसरे जो उसके बाई प्रोडक्ट है वो मिलेंगे, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए ये जो सारी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था इसके ऊपर आधारित है जी कि जी जो लोग उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कोई जी भी जो एक्टिविटी हो, किसी भी कानून की एक्टिविटी, ये नहीं है कि केवल वकीलों के लिए कानून बना है तो वो वकीलों को अफेक्ट करेगा। वो दूसरे लोग जो कोर्ट से जुड़े हुए लोग होते हैं, या जी और जो दूसरे लोग उनसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो सबके अधिकारों का अफेक्ट करता है। इसीलिए जी मजदूरों के कानून भी अफेक्ट करेंगे और फार्मर्स के कानून भी अफेक्ट करेंगे। और ये जो सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया, ये जो हमारा देश का जो स्ट्रक्चर है उसको, उसमें डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन जो है, डेमोक्रेटिक जो विचार है, उसको हम्म, ध्वस्त कर रही है। क्योंकि डेमोक्रेसी को हमारे पूर्वजों ने बहुत मुश्किल से एस्टेब्लिश किया था, ये इतना जी आसान नहीं है। आज किसी माइनॉरिटी का कोई राइट लगता नहीं कि प्रोटेक्टेड है। हर स्टेट में मैरिज डाइवर्स के बारे में जो ये कानून बनाए हैं, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन ऐसा महसूस कर रहे लोग कि कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसी व्यवस्था जब हो जाती है, तो ऐसी व्यवस्था में कोर्ट का जो एग्जिस्टेंस है उसको भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए जी जो कोर्ट का जो सिस्टम है उसको न्यूट्रली रहना चाहिए, उसको किसी पार्टी के साथ शामिल नहीं होना चाहिए। जब तक वो न्यूट्रल अंपायर की तरह काम करेगा तो आम आदमी को कोर्ट के सिस्टम में फेथ रहेगा। जब वो जी अंपायर की तरह काम नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि एग्जीक्यूटिव उसको डायरेक्ट कर रही है तब वो काम कर रहा है, तो ऐसी दशा में
फिर वो जो है लोगों का फेथ जो है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर वैसा नहीं रहेगा। इसलिए मैं जी समझता हूँ कि जो कोर्ट की जो व्यवस्था है उसको न्यूट्रल रहना चाहिए और उसको किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। हमारे संविधान में जजों की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून हैं और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कि जज को इम्पीच नहीं किया जा सकता, जज को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम देखते हैं, हम इमरजेंसी का पीरियड देखते हैं, हमने नहीं देखा डायरेक्टली क्योंकि हम उस समय वकील नहीं थे। तो इमरजेंसी का जो हम सुनते हैं, तो उस समय भी जजों ने कोई स्टैंड नहीं लिया। आज भी ये उसी तरह की इमरजेंसी है अनडिक्लेयर्ड, तो आज भी कोई जुडिशरी जो है उस तरह का स्टैंड नहीं ले रही है। पूरा जी जुडिशरी बंद है। ये जो जुडिशरी बंद होने का मुझे कोई मतलब ही नजर नहीं आता। अगर पुलिस वाला काम कर सकता है तो एक जज या एक वकील काम क्यों नहीं कर सकता? अगर जी एक सफाई कर्मचारी काम कर सकता है तो एक वकील काम क्यों नहीं कर सकता? और अगर कोई आदमी जो आपका स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर है, आपका जो भी टेक्नीशियन है, वो अगर काम कर जी सकते हैं तो बिल्कुल। दूसरे आदमी क्यों नहीं कर सकते? अगर उनको जी मरने का डर नहीं है तो वकील को भी मरने का डर नहीं होना चाहिए, जज को भी मरने का डर नहीं होना चाहिए। अगर वो मरेंगे तो हम भी मरने को तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। हम एक ही तरह के लोग मरेंगे, क्योंकि देश में हमारी भी उतना ही भागीदारी है। इसलिए लोगों में फेथ तब तक नहीं हो सकता जब तक हम जी दिखाई नहीं पड़ेगा कि सर। हम लोगों से उतने कनेक्टेड हैं और उस तरह का विचार समाज में है। धन्यवाद। जी जी। एक सवाल और एक है, मतलब जो हमारी तरफ से है वो सवाल ऐसा है कि ये जो कमेटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, जो कमेटी बनाई फार्मर्स के साथ या इस इशू के ऊपर डायलॉग करने के लिए, क्या ये जो किसान आंदोलक हैं, जो संगठन बने हुए हैं, या जो उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, क्या उनके ऊपर ये बंधन कारक है? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इस कमेटी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ ही बातचीत करेंगे। क्या ये किसान जो आंदोलक है उनके ऊपर बंधन कारक है कि उन्होंने इस कमेटी के साथ बातचीत करनी चाहिए और ये कमेटी कोई लीगल स्टेटस इसको है? नहीं ऐसा नहीं है। अगर कोई कमेटी कोर्ट ने बनाई है, वो कमेटी जाती है तो ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो उससे बात करेंगे नहीं करेंगे। किसान में प्राइमा फेसी जो मेरा अपना व्यू है उसके हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसान ऐसा समझते हैं कि इस कमेटी को कोई अधिकार नहीं है और जो किसानों की डिमांड है वो ये कमेटी पूरी नहीं कर सकती। तो उस कमेटी से फिर वो कैसे बात करेंगे और बात करने से क्या हल निकलेगा? क्योंकि अगर कानून को रिपील करना उनकी डिमांड है, जो मैं समझता हूँ कि अगर इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है पार्लियामेंट के, तो उनकी डिमांड जस्टिफाइड डिमांड है कि भाई आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते। और जब भी कोई कानून बनाएंगे तो आप सबसे कंसल्ट करके बनाएंगे, क्योंकि ये जी डेमोक्रेसी है। ये एटोक्रेसी नहीं है कि भाई एक आदमी ने सोच लिया और वो लागू हो गया। जैसे हम पिछले 6 साल से देख रहे हैं, कभी जीएसटी लागू हो जाता है, कभी आपका डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, कभी ये कानून लागू हो गए हैं। ये कानून अगर इस तरह के आपको इतना बड़ा चेंज अगर करना था तो आपको 2-4 साल लगातार उन लोगों से चर्चा करके और इसकी इंट्रिकेसीज को उनको समझाना चाहिए था। और वो फार्मर अगर उसको समझ जाते और उनको लगता कि आप जो है उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कोई मूर्ख नहीं है। फार्मर जो है वो एक आम आदमी जो अपने खेत से सोना उगाता है, वो आदमी कोई मूर्ख नहीं, वो बहुत समझदार आदमी है। उसको पता है कि क्या उसके हित में, क्या उसके अहित में है। और जो उनका जो विचार है कि ये कानून मेरे हित में नहीं है, तो मैं प्राइमा फेसी मानता हूं, मैं उनकी ओपिनियन के साथ हूं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये जो लोग काम करने वाले लोग हैं, मैं खुद हल चलाया है कई साल तक। तो ऐसा नहीं है कि फार्मिंग का काम मैं नहीं जानता हूँ या फार्मिंग से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये जो फार्मिंग का काम है ये अलग तरह का काम है और ये लोग जो है ये बिजनेस करने वाले लोग हैं। इसलिए जी बिजनेस घरानों से साठ-गांठ करना इनके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि ये मेहनत जी कश लोग नहीं है। जो मेहनत कश लोग होते हैं वो मेहनत कश लोगों से बातचीत जी करके उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि इन लोगों ने जो ये कानून बनाए ये कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल है। और उस कमेटी के साथ या किसी भी कमेटी के साथ जिसको अगर कोई आदमी ये समझता है कि इसको अधिकार नहीं है, जो मुझे, अगर मान लो मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, कोर्ट में जी उस कोर्ट को
ये मैं कहूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही इलीगल है, तो उस कोर्ट को ये अधिकार ही नहीं है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर सके या कोई कानून। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है। मान लो मैं किसी कोर्ट में जा रहा हूं और उसमें मैं कहूं कि भाई ये कानून जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उस कोर्ट को ये अधिकार नहीं कि वो उस कानून को टेस्ट कर सके। तो उस जैसे हम ट्रिब्यूनल में जाते हैं, इसका अच्छा उदाहरण ये होगा, जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाते हैं और हम उस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के एक्ट को इलीगल बता देते हैं, तो ये उसके बारे में डिसाइड करना उस ट्रिब्यूनल का काम नहीं है। इसलिए जो फार्मर्स का जो व्यू है कि इस कमेटी को वो पावर नहीं है, मैं प्राइमा फेसी मानता हूं कि उनका व्यू सही है, और उस कमेटी से अगर वो बात नहीं करते तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि अगर ये तो उन्होंने डिसाइड करना है कि किसको इसके बारे में अधिकार है। और मैं ऐसा समझता हूं कि गवर्नमेंट की जो कमेटियां या गवर्नमेंट की जो सब कमेटी उनसे जो बात कर रही है, उसको भी ऐसा कोई ऑथराइजेशन नहीं लगता, क्योंकि वो केवल उसमें सुधार चाहते हैं, और उनका जो डिमांड है वो सुधार की नहीं है, क्योंकि वो उस कानून को बदलना चाहते हैं। कानून को अगर बेसिक कानून वो रहेगा तो उनके अधिकार प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, और ऐसा जो विचार है वो विचार समाज में फैल गया है, इसलिए उस विचार को इस तरह से शॉर्टकट से दूर नहीं किया जा सकता। उनसे प्रॉपर यंत्रणा करके, बातचीत करके, तब आप उनको समझा के वो कर सकते हैं। धन्यवाद जी। जी, मैं दर्शकों के ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से कुछ सवाल हमारे सामने है, यहाँ पर चैट बॉक्स में आए हुए हैं। अनिल मोखाड़े ये पूछ रहे हैं, उनका सवाल है कि डोंट यू थिंक दैट दीज फार्म लॉज हैव ग्रेटर रिपरकशन फॉर नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया आल्सो? मतलब वो किसानों के अलावा जो लोग हैं, बाकी लोग, उनके ऊपर भी कानूनों का क्या बहुत बुरा असर होगा, ऐसा उनका हाँ, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो फार्मिंग के जो कानून है या कोई भी कानून होता है, तो वो जिस सेक्शन के लिए बनाया जाता है, केवल उस सेक्शन को वो रेगुलेट नहीं करता, उस सेक्शन के राइट्स को प्रभावित नहीं करता है, वो जो दूसरे जो घटक हैं समाज के, उनको भी प्रभावित करता है। अगर फार्मर्स मान लो इनके ये कानून हो जाते हैं और इस फार्मिंग में मोनोपोली हो जाती है, जैसे अगर फार्मिंग में मान लो गेहूं है, ये गेहूं अंबानी मान लो उसका पूरे उसके गेहूं के ऊपर कब्जा हो जाता है, तो वो कहेगा कि भाई मैं 700 रुपए में नहीं दे रहा हूं, मैं तो 7,000 रुपए में दूंगा। तो ये जो डिस्पैरिटी जो होगी, उसको रेगुलेट करने का जो सिस्टम डेवलप होगा, उधर आपने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया कि कोई कितना भी भंडारण कर सकता है, तो वो जो भंडारण करेगा उससे जो समाज में जो भी कुरीति फैलेंगी, जो भी मतलब उनका जो विचार है वो जिस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिश किया वो जो फैलेगा, उसके तहत जो लोग उस पे काम करने वाले होंगे सबके अधिकार जो है प्रभावित होंगे। इसलिए आम आदमी को खाने की चीजें कितने पैसे में आज मिल रही हैं, तो बाद में वो नहीं मिलेंगी। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, इससे आम आदमी का जीवन भी बहुत बड़े पैमाने पे प्रभावित होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि फार्मर्स तो फिर भी मेहनत करके थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे। जो आम आदमी है, जो वंचित समाज का आदमी है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, जिसके पास ज्यादा साधन नहीं है, जो मजदूरी करता है, आज हम देख रहे हैं कि मजदूरी का भी कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि ये मशीनीकरण इतने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। जो वेस्ट के जो देश हैं उनमें पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है। अब जैसे ये जो ट्रैफिक पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस अगर हम यहाँ से जाएं और मान लो सुप्रीम कोर्ट तो 3 जगह हमें मिलती है, तो 3 जगह मान लो 10 आदमी वो काम कर रहे हैं। अब उन्होंने पूरे उसमें सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, तो सीसीटीवी कैमरे हो सकता है अच्छा काम करें, लेकिन जो मेरा आदमी जो भूखा मरने वाला है, ये सीसीटीवी एक कैमरा जो सीसीटीवी का एक पॉइंट पे आप लगा रहे हैं, उसका खर्चा एक सिपाही की तनख्वाह से ज्यादा है। तो वो जो मेरा आदमी है जो भूखा मरेगा, उसकी रोटी का जो कैसे हम व्यवस्था करेंगे? इसलिए ये सीसीटीवी कैमरे लगाने की बजाय जो हमारी जो आम जनता है उसको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज उनको मुहैया करानी चाहिए, ताकि उनके लिए नौकरियां मिले। और ये इतने बड़े
पैमाने पे वो उसको जी। यंत्र उसका वो कर रहे हैं, अपना इंजीनियरिंग उसमें यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जहां जरूरत है वहां यूज करिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जी अननेसेसरी बिल्कुल। की चीजें हैं वो आप जी वेस्ट से कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते, वहां तो आदमी नहीं है। हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उनका पेट हम कैसे भरेंगे? इसलिए अगर हमने उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है तो उनको एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और वो एम्प्लॉयमेंट की अगर व्यवस्था करनी है तो हमें मशीनीकरण का, जी मैं खिलाफ नहीं हूँ, मशीनीकरण जी रीजनेबल लेवल पे होना चाहिए। लेकिन ये हर माइनर चीज में जो मशीनीकरण कर रहे हैं उसके तहत जो मेरे लोग हैं जी वो, उनको जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो उनका पेट कैसे भरेगा, वो अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे? तो उसके बाद तो क्राइम बढ़ेगा यहाँ पे। जी इसलिए जी ये केवल हो सकता है ये मशीनी कार्यक्रम करने में उनको कुछ कमीशन मिलता होगा, जो जी बेचारा एम्प्लॉय जो काम करेगा वो कमीशन नहीं दे पाएगा उतना। लेकिन फिर भी उनको जो भी सरकार में आता है उसका ये जी दायित्व है कि वो जो लोग जो है उनके खाने पीने की, उनकी सुख सुविधा के लिए भी काम करे। इसलिए मैं ऐसा जी समझता हूँ कि वो बिना सोचे समझे जो है वेस्ट और दूसरे जी जो सर। डेवलप्ड कंट्री है उनको फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे लगता है सही नहीं है। धन्यवाद। जी, आपने कहा कि महंगाई बढ़ सकती है इससे, और मशीनीकरण अधिक हो सकता है, और बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। आम लोगों के ऊपर हो सकता है प्रभाव इस कानूनों का। करमवीर सिंह पूछ रहे हैं कि जो लोग किसान आंदोलन को सहकार्य कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ऐसे उनमें कर्मचारी भी है, सरकारी कर्मचारी भी है, जो इस आंदोलन को प्रोटेक्ट करना, मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं या किसी प्रकार की मदद करना चाहते हैं। तो क्या ये उनकी सीमाओं में क्या है, किस प्रकार से वो मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? देखिए, ये जो कोई भी कानून होता है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो हमें प्रोटेस्ट राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो अगर वो फंडामेंटल राइट है फार्मर्स का, तो उसको असिस्ट करने वाला आदमी, चाहे उसकी फैमिली का हो, चाहे उसका सिंपैथाइजर हो, वो दोनों जो आदमी है, दोनों तरह के जो आदमी है या कोई अन्य आदमी भी है, वो उनको सहभाग दे सकता है, उनको सहयोग दे सकता है। क्योंकि ये जो किसान है ये कोई एंटी पार्टी या एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ये इस देश में डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को सही मायने में एस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जो सरकारें, ये जो ईवीएम मशीन जब से लागू हुई है तब से हम देख रहे हैं कि सरकार जो भी फैसला ले रही है तो उसमें नीचे जो आम आदमी है उसकी भावना क्या है, उसका विचार क्या है, उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका ध्यान नहीं रख रही है। तो ऐसा जनरल चर्चा में है कि ये वो ईवीएम से जो सरकारें चुनी जा रही हैं, ये सरकारें जो है ये जनमत के द्वारा नहीं चुनी जा रही है, ईवीएम को यूज करके चुनी जा रही है। और ये इसका रिफ्लेक्शन है। क्योंकि सब, अगर कोई सबसे ज्यादा इनका समर्थक था तो वो ही किसान ही थे। क्योंकि जब 2014 में, 2019 में अगर हम चर्चा करते थे उनसे तो वो कहते थे नहीं मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने अपना रूप दिखाया मोदी जी ने, तो वो सब उनके खिलाफ हो गए, जबकि वो बेसिकली वो उनके समर्थक थे। क्योंकि जो आम आदमी है, वो जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको लगता है जो जैसा बोल रहा है ये वैसा ही करेगा। लेकिन जी ऐसा हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये जो सरकार है ये कोई डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन, जो हमारे लोगों की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो विश्वास है उसको ये गिरा चुकी है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारे साथी इसमें अगर साथ सहयोग देते हैं किसी भी आंदोलनकारी का, तो ये कोई इलीगल एक्टिविटी वो नहीं कर रहे हैं, ये उनका राइट है। और जो अपना राइटफुल एजिटेशन अगर करता है तो आप उसमें सहभाग कर सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं चाहे दूसरे वो हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली कोई एजिटेशन नहीं कर रहे उसमें। और अगर मान लो उनको पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, खाने की व्यवस्था करनी है, उनको कोई दवा दारू की दारू तो गलत शब्द है, लेकिन जनरल भाषा में यूज होता दवा है के कि साथ आता अगर है। अगर दवा की है तो आप कोई भी उनको अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो कोई भी आदमी कर सकता है। इसमें उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती।
इसलिए ये कहना कि भाई जो आदमी उसके साथ जुड़े या उनको समर्थन दे रहे, उनके खिलाफ वो कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा लीगली तो पॉसिबल नहीं है। परवर्सिटी में कुछ भी हो सकता है, जी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो ऐसा कोई एक्शन लेते भी हैं तो वो एक्शन सस्टेन नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। जी जी। अभी दो सवाल हैं, उनको हम लेना चाहेंगे। एक सवाल तो है, आया है कीर्तिकर इनसे। वो पूछ रहे हैं कि जो 120 मेंबर्स हैं लोकसभा में शेड्यूल कास्ट, वो पूछ रहे हैं, कुछ 250 मेंबर की बात कर रहे हैं। हाँ आ, हाँ क्या वो जो लोकसभा मेंबर हैं उन्होंने मतलब खास करके उनका कहना SC ST की तरफ है शायद, और ये जो भी MPs है जो किसानों के मतलब हित के लिए बातें करते थे, आज उनके ऊपर क्या दबाव है, क्या उन्होंने इसके बारे में बोलना चाहिए खुल करके, कैसे? आज मैं ऐसा समझता हूं कि जो हमारा ये जो सिस्टम है, इसमें डेमोक्रेटिक जो भाव है वो खत्म हो चुका है। डेमोक्रेटिक भाव क्या होता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बहुत ज्यादा रिजेक्ट कर रहे हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर टाइम देखें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, जितने लोग थे, अगर वो कुछ गलत करता था तो वो उसको ये कहने के लायक थे कि आप ये गलत कर रहे हैं। और आज इस कैबिनेट में जो इनके सबसे बड़े नेता हैं, अगर अमित शाह और प्रधानमंत्री के बाद आप देखेंगे तो राजनाथ सिंह है या दूसरे कोई भी नेता है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो ये कह सके कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो इसलिए जो डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम होता है, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी क्या है, अगर एक आदमी, दो आदमी उस सरकार को चला रहे हैं तो वो ऑटोक्रेसी है, वो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये जो सरकार है ये डेमोक्रेटिक तरीके से एस्टेब्लिश हुई, लेकिन इसको चलाने में जिस तरह का यंत्रणा वो चला रहे हैं, उस यंत्रणा में डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन खत्म हो गई है। और वो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन खत्म होने की वजह से उनके ऊपर जो भी प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है, या जो भी सिस्टम है उनका, उसके ऊपर जो चेक होना चाहिए वैसा कोई चेक नहीं है। और बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि किस तरह उसमें डिसीजन होते हैं, कि ऊपर तक वो अप्रूव हो जाता है, वो उसका कोई कागज ही नहीं होता। जब ऊपर से हो जाता है भाई ये डिसीजन करना है, तब वो दोबारा फाइल फॉर्मली चलती है। तो वो सब जब इस तरह की व्यवस्था जब हो जाती है, तो ऐसी व्यवस्था में आप डेमोक्रेटिक तरीके से उनके हक अधिकार को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और डेमोक्रेसी में जो भी अथॉरिटी है वो एक ग्रुप के तहत उसको काम करना चाहिए। एक या दो आदमी जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, अगर उसमें चाहे मैं कितना भी समझदार हूं, अगर मुझे भी पावर दे दी जाए तो मैं भी ठीक से नहीं करूंगा। क्योंकि जब आप एक पावर स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं तो मेरा विचार जो है उसके ऊपर किसी दूसरे के विचार का चेक होना चाहिए। जो इस सरकार में वैसा चेक मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। और जनरल जो भावना है उसके तहत भी ऐसा कोई विचार नहीं है। इसलिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी जो प्रणाली है उसको इस सरकार ने डिस्टर्ब कर दिया है। इस वजह से आज हम देखते हैं कि अगर लॉ मिनिस्टर का काम है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है, फाइनेंस का काम है तो डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है, डिफेंस का काम है तो होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है। इसका मतलब वो जो मिनिस्टर जिसके चार्ज में वो मिनिस्ट्री है उसका उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं है, और वो जो है उसके बारे में कोई अपना मत नहीं रखता है, और ये जो ओपिनियन है कोई दूसरा आदमी दे रहा है। ये इस तरह की भावना जो है, इससे जी आम आदमी में जो विचार फैल रहा है वो ये विचार है कि ये सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही है। क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तभी चलेगी जब उनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम जो है वो लागू होगा, और वो जो जी लोग वहां काम करने वाले हैं उनका आपसी सामंजस्य भी तभी बन पाएगा जब वो उसको लागू होगा। ये जनरल हमारे कोर्ट में चर्चा जी होती है जी कि जी जब जी तक जेटली साहब थे वो थोड़ा बहुत चेक करते थे, अब आज इनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है। हालांकि मैं जी कोई जी जेटली का समर्थक नहीं हूं, पर जनरल मतलब चर्चा हमारे कोर्ट में होती है। इसी जी वजह से वो इस तरह की
व्यवस्था कर पाए, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हुए, क्योंकि इतनी बड़ी मेजोरिटी आने के बाद जी भी उनको अनपॉपुलर इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था, ऐसी मेरी भावना है। इसलिए मैं जी समझता हूं कि सरकार को डेमोक्रेटिक तरीके की तरफ वापस जाना चाहिए, और डेमोक्रेसी में विश्वास जगाने के लिए, संवैधानिक मूल्यों को एस्टेब्लिश करने के लिए जो संविधान की भावना है उसके तहत ही डिसीजन जी होने चाहिए। क्योंकि ये जो कानून बने, अगर पार्लियामेंट में भी इनकी मेकिंग का सिस्टम देखा जी जाए जी तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर पे खरा नहीं उतरता है। और उनको जिस तरह से डिस्कशन होना चाहिए, जैसे वो सेलेक्ट कमेटी में जाने चाहिए, वो वैसा हाँ कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब आप जी इतना भारी चेंज कर रहे हैं तो उसके बारे में, माइनर डिटेल्स के बारे में एग्जामिनेशन होना चाहिए था, और उस एग्जामिनेशन के बाद ही वो कानून की शक्ल में आने चाहिए थे। जी लेकिन इस सरकार ने पता नहीं किस जल्दी में इसको बहुत जल्दी जल्दी पास कर दिया, जिसकी वजह से इसके गले की हड्डी वो बन गए हैं। इसलिए मैं जी समझता हूं कि किसान बहुत समझदार है, जो किसानों का व्यू है, किसानों की जो विजन है, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, और ये मानता हूं कि उन्होंने जो फैसला किया है वो सही है, क्योंकि अदरवाइज उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसान, एक एक किसान को जब लड़ना पड़ेगा तो आप उनसे नहीं लड़ पाएंगे। और ऐसा तो जब फॉरेन रूलर यहाँ थे तब भी ऐसा नहीं होता था जिस तरह से ये सरकार चला रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इनका जी विचार है वो गलत है। धन्यवाद। जी वो सवाल था उसका थोड़ा सा मैं मिस कर गया पॉइंट, क्योंकि सवाल नीचे चला गया था। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी उसमें लिखी है, सवाल जो कृतिक इन्होंने किया था कि ये जो आंकड़ा उन्होंने 200 एमपीज का बताया था कि ये सभी ने ये डिक्लेयर किया है कि वो फार्मर है। तो उन्होंने क्या अपना नैतिक नैतिक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह करके अपना इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस प्रकार का उनके ऊपर क्या दबाव बना सकते, इस प्रकार का उनका एक था। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ऐसा आया हुआ है कि जो राजनीतिक दल, जैसे आपने भी कहा कि कांग्रेस ने तो पहले इनको सपोर्ट किया था, एक एक्ट लाएंगे ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हाँ, था। उन्होंने मैनिफेस्टो में भी रखा था ये। जी जी। तो ये काफी सारे ऐसे दल हैं जो किसानों को मदद नहीं कर रहे हैं या उनके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं या खुलकर उनको आ नहीं रहे। ये क्या कारण है इसके पीछे, क्यों काफी सारे दल जो हैं इसके बारे में बोल नहीं रहे? केवल आम आदमी पार्टी या दो तीन जो पार्टियां हैं उनका मीडिया में फ्लैश होता है, बाकी दलों का नहीं हो रहा। ये जो मेन कारण है इसका, अगर कोई फार्मर चुन के आ जाता है तो वो फार्मर को उस सरकार में, मैं इस सवाल का काफी हद तक जवाब दे चुका हूं, लेकिन दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूं जी कि ये जो सरकार है, इस सरकार में चाहे आप फार्मर हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप जो भी जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों की भूमिका खत्म हो चुकी है। क्योंकि ये जो सरकार है ये कुल मिला के 1.5 या 2 आदमी चला रहे हैं। तो बाकी जो लोग हैं उनका जो विचार है वो उस सरकार तक नहीं जा पा रहा है। ये तो इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो वो फार्मर्स हैं, वो सही मायने में अगर फार्मर होते तो वो रिजाइन करते। क्योंकि वो नाना पटोले जो था महाराष्ट्र जी में, उसने जी रिजाइन किया जब उसको लगा कि भाई फार्मर्स के राइट पे मैं जो बताना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर उसको नहीं सुन रहा है, तो नहीं उसको सुना। रिजाइन किया उसने। इसलिए ये जो फार्मर्स हैं ये एक्चुअली फार्मर्स नहीं होंगे। अगर वो फार्मर होते तो फार्मर की साइड में स्टैंड लेते। अभी जी जैसे चौधरी देवीलाल फार्मर्स के नेता थे, अभी उनका पोता पड़पोता जो है वो उप मुख्यमंत्री है। अभी उसके 6 एमएलए कहते हैं कि उसके खिलाफ हो गए 10 में से, लेकिन फिर भी वो सरकार में बने हुए हैं। और एक इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, वो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, वो भी सरकार में बने हुए हैं। तो ये जो है ये फार्मर्स के साथ है या खिलाफ है, बेसिकली ये क्राइटेरिया नहीं है। बेसिक क्राइटेरिया ये है कि ये जो लोग हैं ये उनके शिकंजे में आ गए हैं। जो भी, अगर मैं भी उनके शिकंजे में आ जाऊंगा तो मैं भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं रख पाऊंगा। क्योंकि जी जब आदमी वीक हो जाता है, जब उसमें कोई वीकनेस आ जाती है, जब उसके खिलाफ कुछ मटेरियल वो इकट्ठा कर लेते हैं तो वो उसको दिखाते रहते हैं, और उसको लगता है भाई मैंने ये छोड़ा और मैं अंदर गया जेल में।
तो आज जो राजनीति कर रहे हैं, कोई ऐसा राजनीति करने वाला आदमी नहीं है जो आम आदमी हो, जो आम सामाजिक कार्यकर्ता एमपी एमएलए नहीं बन रहा है। ये जब तक सामाजिक कार्यकर्ता एमपी एमएलए नहीं बनेगा, तब तक वैसा आचरण नहीं हो सकता। आज जो चुनाव जीत के आ रहे हैं, वो करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। ये अगर बीजेपी का आंकड़ा आप देखें तो उसने कितने करोड़ रुपए एक आदमी के ऊपर खर्चा किया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना खर्चा करने के बाद कैसे जी वो आदमी इंडिपेंडेंट स्टैंड ले सकता है, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता उसके बाद। तो ये जो फार्मर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव या फार्मर्स होने का जो दावा करते थे, वो सही जी मायने में या तो फार्मर्स नहीं है, या फिर उनकी भूमिका जो है चेंज हो गई है। इसलिए उनको डर लगता है कि अगर हम छोड़ेंगे तो हमारे खिलाफ पुलिस एक्शन होगा, हमारे खिलाफ कुछ और होगा। और ये सारी जो संभावनाएं हैं, ये इसके ऊपर काम बराबर चलता रहता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक सामाजिक तौर पे हम समाज में आम आदमी को पार्लियामेंट और असेंबली में चुन के नहीं भेजेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, आज कोई भी जाता है चुनाव में लड़ने के लिए, जी तो कोई पार्टी चुनाव लड़ने जाती है, वो कहते हैं हमारे को नॉमिनेशन का पैसा भी दो, चुनाव लड़ने के लिए खर्चे का पैसा भी दो। तो ऐसा खर्चा कौन दे सकता है? जो अंबानी अडानी से पैसा लेके आगे बांट रहा है, वो आदमी पैसा दे सकता है। अगर हम्म, सामाजिक तौर पे हमने पार्टी एस्टेब्लिश की है, तो हम्म, सामाजिक तौर पे जो हम पार्टी एस्टेब्लिश करते हैं, हम उनको 10, 20, 50 हजार रुपए भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं। हमारे पास कोई करोड़ों रुपए नहीं है कि हम उसको बांट देंगे। और अगर हम उसको बांट देते हैं, मान लो हमारे पास पैसा है, हम बांट देते हैं, तो जैसा जी बीजेपी कर रही है, जैसा कांग्रेस कर रही थी, वैसा ही हम करेंगे। क्योंकि फिर वो हमारी भी गर्दन जो है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो प्राइवेट जी सेक्टर में जो मोनोपोली जिसकी है, उसकी गर्दन, वो हमारी गर्दन पकड़ेगा और जैसे वो चाहेगा वैसे नचाएगा। बाबा साहब जी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ऐसी कहावत है कि बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग तरह के लोगों ने उनको फाइनेंस करने की बात की थी कि हम आपको पैसा देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी ये समझते थे अगर मैं इनका पैसा ले लेता हूं तो मैं उनका कृतज्ञ हो जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं उनके बारे में, उनके खिलाफ कोई ओपिनियन नहीं रख पाऊंगा। इसलिए आज जो चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जीत रहे हैं, वो करोड़ों रुपया उसमें खर्चा कर रहे हैं। जब वो जी करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो आप उनसे अगर अपेक्षा करें कि वो फार्मर है तो फार्मर के फेवर में स्टैंड लेगा, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि वो जो पैसा है, जिस आदमी ने वो पैसा दिया, उनके फायदे के लिए कानून बने हैं। ये कानून कोई अपने आप चमत्कार से पैदा नहीं हो गए। हालांकि इनकी सारी सरकारी चमत्कार से चल रही है, लेकिन वो कानून चमत्कार से नहीं बने। ये उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ही ये कानून लाए गए हैं। आज हम देख जी रहे हैं, मैंने अभी भारत संचार निगम लिमिटेड का केस किया था, तो हम्म, उसमें 95,035 करोड़ रुपया उसने टैक्स दिया 2018-19 में, और 11,386 करोड़ रुपया प्रॉफिट था, जो 1,06,000 करोड़ एक साल में हो जाता है। इतना पैसा देने वाली संस्था जो एक साल में सरकार को दे रही है, अब सरकार उसको बेच रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही फायदेमंद ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको सरकार जानबूझ के जो है डिमोरलाइज करके बेचना चाहती है, क्योंकि ये प्राइवेट वाले जो लोग हैं, इनके पास कोई टावर नहीं है, ये बीएसएनएल के टावर पे अपना सिस्टम चला रहे हैं। इसलिए ये जी जो सारा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, ये सारा हम्म, सिस्टम उन्होंने ऐसा डेवलप किया है कि हमारे जो भी आम आदमी है, चाहे वो वंचित समाज के जी हैं, चाहे वो कृषक है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेज हैं, चाहे उनसे धर्म परिवर्तित लोग हैं, जिनको हम मूल निवासी बहुजन कहते हैं, ये मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, ये इनके हक अधिकार को हनन करना चाहते हैं। इसीलिए वो बहुत लार्ज स्केल में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये जो अब जो मजदूरों के बारे में कानून में जो बदलाव आया, ये भी इसीलिए आया क्योंकि जो हम्म, नौकरी में कर रहे हैं, उन नौकरी करने वालों को जो पैसा देना पड़ता है, उनको अगर 50 लाख रुपया अगर इन हेड में जो मिडिल लेवल के ऑफिसर जो उनको देना पड़ता है,
तो वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। जब वो नहीं देना जी, पड़ेगा तो उनको फ्री में उनकी छुट्टी हो जाएगी। 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख अगर कोई एग्री नहीं होगा तो उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो ये इस तरह की व्यवस्था जो है, इससे समाज जो है उसके ऊपर दुष्प्रभाव इसका पड़ेगा। मैं इसलिए ऐसा समझता हूँ कि सरकार को निश्चित तौर पे इसके जी, बारे में सोचना चाहिए, और ये कानून जो जी, है कानूनी तौर पे सही नहीं होने की वजह से, और इन कानूनों को सरकार को रिपील करना चाहिए। और अगर इनको लगता है कि ऐसे कानून कोई बनाए जा सकते हैं तो फार्मर्स के साथ साल, 2 साल, 3 साल चर्चा करें। उसके बाद अगर लगता है कि ऐसा जी, कानून, फार्मर्स को लगता है कि भाई हमारे वेलफेयर के लिए ऐसे कानून की जरूरत है, तो डेमोक्रेटिक तरीके से बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए या बिना किसी भी समाज के घटक को कॉन्फिडेंस में लिए उनके बारे में कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। जी, जी, ये जो सरकार है ये जबरदस्ती हर क्षेत्र में इस तरह कानून बना रही, जैसे मुस्लिम्स के बारे में ट्रिपल तलाक पे कानून बनाया, और भी दूसरे जी, दो दो तरह के कानून बनाए, जो मैं समझता हूँ कि जो चाहे वो मेजोरिटी है चाहे वो माइनॉरिटी है, को जी, संविधान में सबको बराबर का अधिकार है। और संविधान जब बनाया गया तो जो संविधान सभा थी उसने उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया, तो उनके राइट्स के रिकॉग्निशन को आप इस तरह नकार नहीं सकते। इसलिए मैं समझता जी, हूँ कि ये जो सरकार है इसको इसमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए अपने विचार में, और इन कानूनों को जी, वापस लेना चाहिए, रिपील करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के जी, साथ मैं आपका आभारी हूँ। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी एक मुद्दा है जिसके ऊपर हम आपसे आपसे कमेंट लेंगे। मुद्दा ये है कि ये जो किसान आंदोलन है, अभी 53 दिन है वो चल रहा है और वो कानून को रिपील करने की बात कर रहा है। और वो आगे कहाँ तक चलेगा, इसको लोगों ने कैसा समर्थन करना चाहिए, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कितना दिन तक ये चल सकता है। दूसरा मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेटी बनाई उसमें से एक जो कमेटी के सदस्य हैं अनिल घनवट, जो शेतकरी संगठन के प्रमुख है, उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए कहा था कि आज ही उन्होंने कहा, उनका एक बयान छपा हुआ है इंटरनेट पर, आप उसको पढ़ सकते हैं, कि उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार के कानून की या इस प्रकार के कृषि सुधार की बात तो 1960 से वो कर रहे हैं। अगर ये कानून नहीं बना और यह कानून पीछे गया तो 100 साल तक सरकार ऐसा कोई कानून बनाने की हिम्मत नहीं कर सकते। इस प्रकार का वो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने अखबार में भी कहा। तो डॉक्टर साहब आपसे हम जानेंगे कि ये कितना दिन तक चलेगा, और लोगों ने, अगर ये लोगों के भी खिलाफ है, आम लोगों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, तो क्या लोगों की एक्शन होनी चाहिए। इसी सवाल के साथ ये चर्चा भी हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ऐसे आंदोलन होते हैं तो उन आंदोलन को कितने दिन चलाना ये तो आंदोलनकारी डिसाइड करेंगे, उसके बारे में मुझे नहीं कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करनी जी, चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में अगर कोई आंदोलन चल रहा है और वो पीसफुल आंदोलन है, मैं समझता हूँ वर्ल्ड में शायद इससे बड़ा कोई आंदोलन अभी तक नहीं हुआ होगा जो इतना पीसफुल होगा, जिसमें इतने लोग सहभागी होंगे और आम जनता का भी समर्थन उसमें बहुत ज्यादा होगा। और इसके साथ में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है या जो मैंने देखा है कि ये जो लोग हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड लोग हैं। और जब वो एक डिसिप्लिन के तहत इस आंदोलन को चला रहे हैं तो सरकार को इसको कुचलने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो आंदोलनकारी है यही इस देश के आम जन का, और हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी इनका जो अन्न है वो हम भेज रहे हैं। तो ये जो है इस व्यवस्था में इनको क्रश करने की बजाय ये डेमोक्रेटिक तरीके से इनका जो विचार है उसको मान लेना चाहिए, और वो कानून जो है उनको वापस करना चाहिए, उनको रिपील करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई ये कानून बनाया जा सकता है तो आप बातचीत से बना सकते हैं। जहां तक उस मेंबर का सवाल है, अगर वो मेंबर ऐसा कहता है तो मैं समझता हूँ वो मेंबर जो है उसको कमेटी में मेंबर बनाने वाला जो डिसीजन है वो बिल्कुल इलीगल है।
क्योंकि जब उसकी एक एक्सप्रेस ओपिनियन है, मतलब वो उसको मेंबर बनाने का मतलब है कि वो जज का काम करने वाला है। और जज का जो भूमिका होती है, उसमें सबसे अहम चीज ये होती है कि वो उसकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि वो न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर वो कमेटी में अपॉइंट होने के बाद भी ऐसी, हालांकि चारों मेंबर के बारे में मुझे लगता है 2-2.5 घंटे के जी बाद ही ऐसी वीडियो आ गई थी कि उन्होंने क्या क्या इसके फेवर में ओपिनियन दिया है। जी लेकिन अब वो उस कमेटी का मेंबर होने के बाद अगर ऐसा कह रहा है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे आदमी को उस कमेटी का सदस्य बने रहने का कोई मोरल और लीगल अधिकार नहीं है। क्योंकि हम कोई उसकी ओपिनियन के लिए नहीं ये चर्चा कर रहे हैं, हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि भाई उसके बारे में जिन्होंने डिसाइड करना है वो एक न्यूट्रल होने चाहिए। कोर्ट में हम क्यों जाते हैं कि कोर्ट में वो जज जो है वो न्यूट्रल होता है और वो अपनी जो भी विवेक होता है उसके तहत उसमें फैसला करता है, लेकिन वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा होता। जब वो जी आदमी किसी पार्टी से जुड़ा होता है तो हम उसके बारे में बायस का और दूसरे मेलाफाइड का इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं और उसको कोर्ट की बेंच से हटना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा अगर कोई सदस्य कहता है या ऐसी कोई ओपिनियन है किसी सदस्य की, तो वो उस जी कमेटी का मेंबर नहीं रह सकता। और इस तरह की जो व्यवस्था है, जो भी सामाजिक तौर पे जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये जो जी ऐसी व्यवस्थाएं जो होती हैं, इन व्यवस्थाओं को इस ढंग से सुचारू करना चाहिए कि जो लोग उससे जुड़े हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए। अगर उनकी ओपिनियन किसी तरह भी, या तो वो रूलिंग पार्टी से जुड़े हैं या वो किसी ओपिनियन के साथ जुड़े हैं, उनका एक क्लियर ओपिनियन है और जो पब्लिकली नोन है, तो ऐसी ओपिनियन के जी आदमी को उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कमेटी है, फिर ये अपना काम भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक मेंबर तो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, दूसरा मेंबर जी ने अगर जी ये कहा है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये कमेटी जो है, ये एक इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं है जो न्यूट्रल तरीके से और एक रेशनल तरीके से इसके ऊपर काम कर पाएगी। इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि ये कमेटी जो है, ये काम नहीं कर पाएगी और इसकी जगह कोई अल्टरनेटिव वो डेवलप होना चाहिए। कोर्ट को मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसी कमेटी अपॉइंट करने की बजाय कोर्ट को इसकी लीगलिटी डिसाइड करनी चाहिए। और अगर ये लीगली, जैसा मैं समझता हूँ, अगर ऐसा है तो फिर इन कानूनों को कोर्ट को निरस्त करना चाहिए। कोर्ट को उसको निरस्त करने की एम्पल पावर्स है। कोर्ट को ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं कि कोर्ट इनको वैलिड ही कह सकता है, कोर्ट इनको इनवैलिड भी कह सकता है। कोर्ट को ऐसा अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान में जो जुडिशरी है, इसको बहुत ज्यादा अधिकार दिए। हालांकि जुडिशरी में जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रही है, वो उस तरह की अपॉइंटमेंट नहीं है कि वो उस तरह का जी परसेप्शन भी उनका हो कि वो उस सारी चीज को एनालाइज कर सके। क्योंकि जब आप जुडिशरी में 2 जज किसी चीज को डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट में 543 और 245 इतने जब सदस्य उस कानून को बनाते हैं, तो जुडिशरी के जी 2 जज उस कानून को निरस्त करने की बाबा साहब ने अधिकार दिया। तो वो अधिकार उन्होंने जी इसीलिए दिया कि वो ये समझते थे कि पार्लियामेंट में अलग तरह की भूमिका होगी और उसको लीगलिटी उसकी टेस्ट करना कोर्ट का काम रहेगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि कोर्ट में उस तरह की इंडिपेंडेंस दिखाई नहीं पड़ती है और कोर्ट में जो पार्टी है या उसकी ओपिनियन के जो लोग हैं, वो ज्यादा होने की वजह से आम आदमी भी ऐसा महसूस करता है कि कोर्ट उनके साथ न्याय नहीं करेगा, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोर्ट जी को अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस को जो है कामयाब करना चाहिए। क्योंकि कोर्ट अगर नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी की जो एस्पिरेशन है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये जो ऐसी प्रणाली हमारे को दी, ये जो सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को जो लास्ट भाषण दिया था संविधान सभा में, तो उसमें कहा था कि ये जो डेमोक्रेसी है, इसमें केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम दे रहे हैं, सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है। और उस टाइम से भी आज हम
खतरनाक दौर में गुजर रहे हैं। इसलिए अगर हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी के लिए काम नहीं करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा और ये स्ट्रक्चर जो है ये ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए हमें इसके लिए काम करना चाहिए ताकि जी डेमोक्रेसी सही मायने में एस्टेब्लिश हो और वो जो विचार है वो समाज में फैल सके। वो जो विचार है उसको अगर हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे तो सही मायने में एक डेमोक्रेटिक समाज की हम व्यवस्था कर पाएंगे, क्योंकि जाति विहीन समाज की व्यवस्था हमारे संविधान का एक लक्ष्य था, जो आज हम देखते हैं कि उस तरह का हमारा काम नहीं होता है। तो ये जो पूरी जी चीजें हैं इसके बारे में हमें ओपन माइंड से चर्चा करनी चाहिए। हमारी जुडिशरी को भी एग्जामिन करना चाहिए और सरकार को भी करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि प्राइमा फेसी ये कानून सरकार को वापस लेने चाहिए और कानून अगर वापस लेती है तो इसमें सरकार का कोई प्रभाव कम नहीं होगा या सरकार जो है वो मॉरली भी डाउन नहीं होगी, क्योंकि अगर उन्होंने गलत काम किया तो वापस लेने में क्या जी दिक्कत है। दोबारा जी अगर उनको अधिकार है जी तो वो बना सकते हैं। अगर वो खुद नहीं तो वो स्टेट को डायरेक्शन दे कि भाई इस तरह का कानून आप बनाए, तो स्टेट भी हो सकता है बनाए उसको। तो उसमें ऐसे सिस्टम में उसके बारे में पूरा एग्जामिनेशन होगा और वो जो विचार है वो उसको आम आदमी एग्जामिन करेगा, फार्मर्स को भी मौका मिलेगा, तब शायद कुछ बदलाव जी आएगा। इसी के साथ जी मैं आपका और एमएनटी बहुत टीम का और हमारे किसान बहुत बहुत भाइयों का धन्यवाद। भी विशेष रूप से आभारी हूँ कि इस टॉपिक पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे हमने आज विस्तार से चर्चा की जो कृषि संबंधित विवादित कानून और किसान आंदोलन कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, इन मुद्दों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा की और कुछ वक्त दर्शकों से भी हमने कुछ सवालों के ऊपर आपसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए एमएनटी के और सब तमाम दर्शकों के लिए कीमती समय और आपके जो मार्गदर्शन है आज के पर्सपेक्टिव में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मुनिवास। थैंक जय यू वेरी भीम, जय मच। मुन्ना। जी जी साथियों, ये थे हमारे डॉक्टर के.एस. चौहान, प्रख्यात अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इनके साथ हमने चर्चा की। हमने एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ नहीं चर्चा की आज की एक चर्चा हमने निष्पक्ष रूप से एक अधिवक्ता के साथ की और जिन्होंने ये सारी चीजें देखी हैं वो पूरी इसके पीछे की राजनीति समझ रहे हैं। कोर्ट में क्या चल रहा है इसके पीछे की राजनीति वो समझ रहे हैं। सारा एनालिसिस उन्होंने काफी सारे मुद्दों के आधार पर इसमें किया है। तो आपसे हम कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, सभी जो दर्शक हैं इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप इस जागृति के महाअभियान में हमारा साथ सहयोग देना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको इस बारे में उनका भी ओपिनियन जो है, अगर कोई उनका ओपिनियन ऐसा है कि किसान आंदोलन इतने दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं, किसान 53 दिन हो गए वहां पर बैठे हुए, अगर उनको सहानुभूति लगती है, उनको पता चलता है कि ये उनके खिलाफ भी कोई चीज है, अगर लोकतंत्र जो है वो संकट में है इस समय, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि कोर्ट से भूल हो गई है और सरकार जो है ये कानून उन्होंने पीछे लेना चाहिए, उनसे गलती हो गई सरकार से, उन्होंने कानून को पीछे लेना चाहिए। ये सारे जो मुद्दे हैं ये सारे आपने आज के हमारे इस परिचर्चा में सुने, पर्सपेक्टिव के इस कार्यक्रम में सुने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक आखिरी अपील पुनः एक बार आपसे हम करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए एमएनटी न्यूज नेटवर्क को फेसबुक पर और इसको फॉलो कीजिए और आप इस वीडियो को जाते जाते अपने खुद की टाइमलाइन पर इसको शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर अवश्य हमें सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के साथ आप बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिएगा। अगर आप हमारे काम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि छोटी सी क्यों ना हो हमें डोनेशन दे। आप डोनेशन का एक फॉर्म भर दे, 10, 20, 50 रुपए जो भी डोनेशन आप हमें देना चाहते हैं कृपया हमें डोनेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम देखने के लिए पुनः मिलेंगे कल रात्रि हम 8:30 बजे। जय भीम, जय निवास।